गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अश्विन स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। रोज के जैसे आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब लेकर के आए हैं आपके लिए। आज का ये सेशन इस कड़ी का सेशन नंबर 6 है। चलिए जानते हैं कि आज के सेशन में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्ड्स आप लोगों के लिए चूज किए हैं। जो पहला वर्ड हमने रखा है वो है विरासिटी, ये एक नाउन है। सेकेंड वर्ड है एनल, ये एक वर्ब है। थर्ड वर्ड है कास्टिगेट, ये भी एक वर्ब है। वर्ड नंबर 4 इज इवैक्यूएट, इट इज ऑल्सो अ वर्ब। और वर्ड नंबर 5 जो है वो एरुडाइट है, ये एक एडजेक्टिव है। बारी बारी से अब हम इनके बारे में जानेंगे कि क्या इनका मीनिंग है और इनके स्पेशल या डेडिकेटेड यूजेस क्या हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से, और फिर इनके कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को भी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए इन्हें एक एक करके शुरू करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ गए हैं, लाइव देख रहे हैं, उन सभी का वेलकम। जो भी लोग बाद में आएंगे उन सभी का भी वेलकम। चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला वर्ड विरासिटी। विरासिटी एक नाउन है। कैसे समझेंगे? किसी भी वर्ड के आखिर में अगर टी वाई लगा हुआ हो, जैसे ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, ब्रुटैलिटी हो गया, ऑथेंटिसिटी हो गया, टी वाई लगा हुआ, पॉलिटी हो गया, टी वाई अगर एंड में लगा हुआ हो किसी भी वर्ड के, यानी सफिक्स के रूप में टी वाई गिवन हो, तो वर्ड एक नाउन कहा जाता है। अब वेरासिटी का मीनिंग क्या है, पढ़िए। द क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू और द हैबिट ऑफ टेलिंग द ट्रुथ। मतलब सत्य बोलने का जो गुण है या सत्य बोलने की जो विशेषता है, आदत है, स्वभाव है, उसी को ही वेरासिटी कहा जा सकता है। आप इसे एक शब्द में सत्यता भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सत्यता कह सकते हैं। अब कुछ भी और बताने से पहले मैं आपको वेरासिटी का जो वास्तविक रीजन है कि इस वर्ड का मीनिंग ये जो वर्ड है वेरासिटी, इसका मीनिंग सत्य कैसे हुआ वो समझ लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, इस वर्ड की शुरुआत में वी है, ई है, आर है। आप इसे प्रीफिक्स कह लें या फिर आप इसे रूट वर्ड कह सकते हैं। वी ई आर जो कि एक रूट वर्ड है, इसका मतलब ही होता है सर ट्रू या फिर ट्रुथ, सच्चाई से संबंधित है इसका रिलेशन। वी ई आर का मतलब ही सच होता है। ऐसे तमाम वर्ड्स हैं जो वी ई आर को ही लेकर बनाए गए हैं, जैसे वेरीफाई हो गया, वेरिफिकेशन हो गया, कोर्ट की तरफ से फैसला आता है जिसको वर्डिक्ट कहा जाता है, वर्डिक्ट की स्पेलिंग में भी वी ई आर आता है। वर्डिक्ट सत्य का ही तो नाम है। हाँ, इसी से वेराशियस बनता है, इसी से वेरिटी बनता है, इसी से वेरीफाई बनता है, इसी से वेरिसिमिलिट्यूड बनता है। ठीक है, तो तमाम वर्ड जो है वो वी ई आर से ही बनते हैं, और हर वो वर्ड जो वी ई आर से बनता है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं ऑनेस्टी से, ट्रुथफुलनेस से, जस्टिफिकेशन से, सच्चाई से, सत्य से, न्याय से जरूर होता है। तो अगर आप वी ई आर को याद कर लें कि वी ई आर स्टैंड्स फॉर ट्रुथ, तो अपने आप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा और सब कुछ इजी भी लगने लगेगा। तो वेरासिटी का मीनिंग क्या हुआ? वेरासिटी का मीनिंग है सच बोलने का लक्षण या सच बोलने की आदत या क्वालिटी ऑफ बीइंग ट्रू। एग्जांपल्स देखिए, फैक्ट्स को लेके बहुत इस्तेमाल किया जाता है इस वर्ड को, इंफॉर्मेशन को लेके बहुत इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, अनलेस यू गेट योर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ क्रेडिबल वेबसाइट। क्रेडिबल वेबसाइट का मतलब है एक ऐसी वेबसाइट जो कि बहुत ही जिसकी क्रेडिबिलिटी हो, जो सत्य पर आधारित हो। क्रेडिबल, CRED, इसको भी अगर आप अलग कर लें तो इसका रिलेशन भी ऑथेंटिसिटी से होता है। इसी से क्रेडिट बनता है, इसी से क्रेडिबल बना है, क्रेडिटेबल बना है, क्रेडिबिलिटी बना है, इनक्रेडिबल भी इसी से बनता है। तो क्रेडिबल वेबसाइट का मतलब है एक ऐसा माध्यम जिस पर आपको भरोसा हो, जिसकी अपनी एक वैल्यू हो। अगर आप कोई इंफॉर्मेशन एक क्रेडिबल वेबसाइट से नहीं अरेंज करते हैं, देन यू शुड डाउट द वेरासिटी ऑफ द फैक्ट्स। ऐसे में आपको जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनकी सत्यता पर निश्चित रूप से डाउट करना चाहिए, अंटिल यू हैव कंफर्म्ड देम एल्सवेयर, जब तक आप उन्हें किसी और सोर्स से, किसी और माध्यम से कंफर्म ना कर लें। तो क्या लिखा है? वेरासिटी ऑफ द फैक्ट्स, मतलब जो तथ्य हैं, जो बातें हैं, उनकी सत्यता को लेके ये सवाल किया गया है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द पुलिस डाउटेड द वेरासिटी ऑफ द सस्पेक्ट्स एलिबाई। एलिबाई ये जो वर्ड है मैं आपको रूट वर्ड के सेशन में बता चुका हूं। रूट वर्ड के अभी तक मैंने 5 सेशन लिए हैं, उसमें ALI
जो रूट वर्ड मैंने आपको पढ़ाया था उसी में बताया था कि एलिबाई का मतलब एक डॉक्यूमेंट से हो सकता है, एक रेफरेंस से हो सकता है, एक एक टेस्टिमनी से हो सकता है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि व्यक्ति जिस पर किसी अपराध का आरोप लगा है, वो व्यक्ति उस वक्त जिस वक्त वो अपराध घटित हुआ उस घटना स्थल पर था ही नहीं। एलिबाई एक तरीके से डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है, लिखित में एक प्रूफ है जिसमें ये बताया जाता है कि जिस व्यक्ति पर आरोप लग रहा है कि वो उस घटना स्थल पर मौजूद था या उसने वहां जाकर के अपराध किया है, तो उस दस्तावेज में लिखा रहता है कि व्यक्ति वहां पर था ही नहीं। द पर्सन being held responsible for the crime was not at the place where the crime took place, he was at some other place। है ना, एक एक्सक्यूज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और सस्पेक्ट का मतलब संदिग्ध है। तो पुलिस ने जब संदिग्ध की तरफ से ये दस्तावेज आया कि वो घटना स्थल पर मौजूद ही नहीं था, तो पुलिस ने उस संदिग्ध के इस दस्तावेज की सत्यता पर शक किया, डाउट किया एट द वेरासिटी ऑफ द सस्पेक्ट्स एलिबाई। ये था इसका मीनिंग। एलिबाई वर्ड मुझे उम्मीद है समझ में जरूर आया होगा, वेरासिटी भी समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए, सिंस द विटनेस इज अ नोन एनिमी ऑफ द डिफेंडेंट। विटनेस का मीनिंग जानते होंगे, जो कोई गवाह बनकर आता है उसी को विटनेस कहा जाता है। डिफेंडेंट का मतलब है वो पक्ष जिस पर आरोप लगाया जा रहा है और वो बचने का प्रयास कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि चूंकि, सेंस यहां पर कंजंक्शन है, मीनिंग है इसका चूंकि। चूंकि जो गवाह है वो एक जाना माना, जाना पहचाना दुश्मन है बचाव पक्ष का, ऐसे में हिज टेस्टिमनी, कहीं वर्ड्स लिखते रहे इनका मीनिंग। टेस्टिमनी बयान को कहा जा सकता है, स्टेटमेंट को कहा जा सकता है। सर्टेनली नीड्स टू बी इवैल्यूएटेड फॉर इट्स वेरासिटी। ऐसे में जो बयान दे रहा है गवाह, साक्षी या विटनेस, उसकी उसकी टेस्टिमनी पर, उस बयान पर, उसकी वेरासिटी के लिए इवैल्यूएट किया जाना जरूरी है। उसके बयान की सत्यता की जांच की जानी जरूरी है। इवैल्यूएट करने का मतलब सत्य। अब जैसे कोई व्यक्ति जो है गवाही देने के लिए आया है और वो जिसके खिलाफ गवाही देने जा रहा है वो उसका दुश्मन भी है, ऐसे में उसकी बातें सत्य हो इसका कोई प्रमाण तो नहीं। तो यही कहा जा रहा है कि जो उसकी टेस्टिमनी है, बयान है, उसकी सत्यता की जांच की जानी आवश्यक है। यह है वेरासिटी का मीनिंग। फैक्ट्स को टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिनोनिम्स में शुरू के दोनों वर्ड्स तो इसी रूट वर्ड पे ही बेस्ड है, वीईआर। आप देखिए ना, वेरिटी लिखा हुआ इसमें भी वीईआर है, फिर वेरिसिमिलिट्यूड लिखा हुआ इसमें भी वीईआर है, फिर ट्रुथफुलनेस आया, ये तो इजी वर्ड हो गया। इंटीग्रिटी का मतलब भी सत्यता से, अखंडता से, एकता से, मजबूती से हो सकता है। प्रोबिटी का मतलब शुद्धता से हो सकता है, मतलब प्योर है चीजें। एंटोनिम्स देख लीजिए, एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आने चाहिए जिसमें झूठ हो, तो फॉल्सहुड आ जाएगा। फॉल्सहुड के बगल में डिसिट लिखा हुआ, इसी से डिसीव बनता है, डिसेप्शन इसी से बनता है। फैलेसी, फैलेसी का मतलब है जो लगे कि सच है लेकिन वो हो सच ना। फैलेसी को आप फॉल्स से रिलेट कर लीजिए। डिसऑनेस्टी, ऑनेस्टी का ऑपोजिट हो गया। फैब्रिकेशन का मतलब ही होता है सर जालसाजी। जो नकली नोट होते हैं उनको फैब्रिकेटेड नोट्स कहा जाता है। जो नकली या जाली नोट होते हैं उनको फैब्रिकेटेड नोट्स कहा जाता है। तो ये था आज के सेशन का पहला वर्ड वेरासिटी, जिसका मतलब सच्चाई से था। कुछ उसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स भी दिए मैंने आपको। कैसा लग रहा है ये सेशन, जरूर मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताते रहें। चलिए वर्ड नंबर 2 को पढ़ते हैं अब। वर्ड नंबर 2 है एनल। एनल को समझने का बहुत सरल तरीका है, आप इसे NUL से रिलेट करिए। इसी NUL से नल बन जाता है, नलीफाई बन जाता है। नल का मतलब ही होता है जीरो। अगर आपको एक ईडियम याद हो, वो है नल एंड वॉइड, मतलब खाली, खोखला। उसमें नल का मतलब भी खाली होता है, वॉइड का मतलब भी खाली होता है। कंप्यूटर में वॉइड फंक्शन बनाया जाता है जिसमें पैरामीटर्स नहीं पास किए जाते हैं। इसी से कंप्यूटर में नल पॉइंटर एक्सेप्शन की भी एरर होती है। नल का मतलब ही होता है जीरो।
मतलब जो चीज नहीं है, बेकार है, खराब हो चुकी है, जिसे कैंसिल कर दिया गया है, रद्द कर दिया गया है। तो एनल, एनल एक फॉर्मल वर्ड है, मीनिंग में लिखा हुआ टू ऑफिशियली मेक समथिंग इनवैलिड, खास तौर पे किसी के अपॉइंटमेंट को, किसी के डिसमिसल को, किसी लॉ को, इस तरीके से अगर उसे रद्द कर दिया जाए, निष्प्रभाव बना दिया जाए कि अब वो प्रभाव में नहीं रहेगा, तो वो एनल कर दिया गया उस डिसीजन को, उस पॉलिसी को, उस व्यक्ति के अपॉइंटमेंट को या उस व्यक्ति के डिसमिसल को, है ना। किसी भी एसोसिएशन को, किसी भी अग्रीमेंट को, पार्टनरशिप को ऑफिशियली अगर आप कैंसिल कर दे रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं, खत्म किए दे रहे हैं ऑफिशियली, तो आप उसे एनल कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखिए, बिकॉज मैरी फेल्ट हर हस्बैंड ट्रिक्ड हर इनटू मैरिज, क्योंकि मैरी को ये लगा कि उसके हस्बैंड ने धोखेधड़ी में उससे ब्याह रचा लिया, ट्रिक करके उससे शादी रचा ली। शी हायर्ड अ लॉयर, उसने क्या किया, एक लॉयर किया, टू एनल द बॉन्ड, कि वो जो शादी का बॉन्ड था, मतलब जो विवाह था, वो उसे एनल करने के लिए। देखिए, जब आप डिवोर्स के लिए अपील करेंगे तो वो एक लीगल प्रोसेस है, और लीगल प्रोसेस को जब कैंसिल किया जाएगा तो वो सब कुछ फॉर्मल तरीके से ही होगा। तो इसका मीनिंग समझ में आया ना, कि ये हुआ कि मैरी को लगा कि उसके हस्बैंड ने धोखेधड़ी में उससे शादी रचा ली है, तो उसने तय किया कि वो अपने इस संबंध को खत्म कर देगी। शी वुड एनल द बॉन्ड। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, द पार्टी एनल द एक्सपल्शन ऑफ द सीनियर लीडर। इस सेंटेंस में मैंने तमाम अच्छे वर्ड्स यूज किए हैं, लिखते रहें। एक्सपल्शन का मतलब बर्खास्तगी से हो सकता है, जब किसी को एक्सपेल कर दिया जाए, बर्खास्त कर दिया जाए। समझाना बहुत सरल है सर। PULS, क्या कहा मैंने, PULS एक रूट वर्ड है जिसका मतलब से मूव कराने से होता है, भेजने से हो सकता है। इसी से प्रोपल्शन बनता है, इसी से रिपल्शन बनता है, इसी से एक्सपल्शन बन रहा है ना। बाकी तो जब रूट वर्ड के सेशंस आप देखते रहेंगे मेरे, अभी तो अल्फाबेट बी चल रहा है, जब अल्फाबेट पी आएगा तो एक्सपल्शन और ऐसे तमाम वर्ड्स भी आपके सामने रखे जाएंगे। तो एक्सपल्शन का मतलब है खदेड़ देना, भगा देना। मैंने बताया ना, PULS का मतलब मूव कराने से है, तो खदेड़ देना। EX का मतलब ही एग्जिट से हो सकता है, तो खदेड़ देना, बर्खास्तगी कर देना। तो पार्टी ने सीनियर लीडर को जो बर्खास्त किया था उसको एनल कर दिया, मतलब ये कह दिया कि नहीं, अब आपकी बर्खास्तगी को रद्द किया जा रहा है। एंड री इंस्टेटेड हिम, फिर से लिख लीजिए, री इंस्टेट का मतलब है किसी को वापस उसी पद पर बिठा देना। जैसे किसी को किसी पोस्ट से हटाया गया और बाद में किन्हीं कारणों के चलते उसको फिर से वही पोस्ट दे दी गई, तो री इंस्टेट करना कहा जाता है, मतलब पद बहाली जिसको कहा जा सकता है। हाँ, हिम इन द पोस्ट ही वुड होल्ड अर्लियर, जो वो पोस्ट पहले होल्ड कर रहे थे उसी पोस्ट पे उनकी फिर से बहाली कर दी गई। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में आपने 3 अच्छे वर्ड्स पढ़े, एक ऑफ कोर्स एनल, दूसरा एक्सपल्शन और तीसरा री इंस्टेट। तो इन सब चीजों को नोट करते हुए चलें। देखिए, मैं पढ़ाते वक्त ये प्रयास करता हूं कि आप एक एक वर्ड, एक एक लाइन से मैक्सिमम बेनिफिट को गेन कर सकें, है ना, इसीलिए इतना प्रयास किया जाता है। आई कुड हैव हैड एन ईजियर सेंटेंस जिसमें री इंस्टेट या एक्सपल्शन जैसे वर्ड्स ना आए होते, लेकिन तब आपका बेनिफिट कम हो पाता। हाँ, चलिए सिनोनिम्स को देख लेते हैं। डिस्क्वालीफाई, नलीफाई, क्वैश, डिसॉल्व। अब आप समझेंगे कि डिस्क्वालीफाई का मतलब तो एक तरीके से अयोग्य करार कर देना, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एनल का भी तो मीनिंग यही है, किसी चीज को कैंसिल कर देना। हाँ, तो वहीं से डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। नलीफाई मैंने अभी पढ़ाया था कि एनल में NUL है, वही देखिए, नल से नलीफाई बन गया, जीरो कर देना। क्वैश, ये लीगल वर्ड है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं जब कोई सेशन कोर्ट या मान लीजिए हाई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है और सुप्रीम कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की जाती है, और उस अपील में सुप्रीम कोर्ट ये तय करता है कि हाँ, इस फैसले को रद्द कर देना चाहिए। तो व्हाट सुप्रीम कोर्ट डज, इट क्वैश दिस डिसीजन
गिवन बाय द हायर कोर्ट और द सेशन कोर्ट, क्वैश करना इसको कहा जाता है। डिसॉल्व का मतलब ही भंग कर देना होता है। आपने हमेशा सुना होगा कि विधानसभा और लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। तो भंग कर देने का क्या मतलब है? जो भी व्यवस्था थी उसे खत्म कर दिया गया, तो डिसॉल्व बन गया। डिसॉल्व किसी भी वस्तु को, किसी भी सब्सटेंस को पानी में घोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है डिसॉल्व। तो उससे उसका अस्तित्व समाप्त ही तो हो जाता है। मान लीजिए एक टैबलेट है, अभी वो टैबलेट फॉर्म में है, दिख रही है, पानी में आपने उसे घोल दिया तो अब क्या टैबलेट दिख रही है? नहीं, उसका अस्तित्व समाप्त ही तो हो गया। तो एक तरीके से रद्द कर देना। मैंने आपको क्वैश और डिसॉल्व भी अच्छे तरीके से समझाए हैं, इनका डेडिकेटेड यूज भी आपको बताया है, तो कहीं लिख जरूर लीजिएगा आप। एंटोनिम्स देखिए, अब एनल का मतलब रद्द कर देना है, तो एंटोनिम्स में वो वर्ड आने चाहिए जिसका मतलब है वैलिड ठहराना, एक तरीके से लागू करना, जायज ठहराना, तो वही वर्ड्स आएंगे। इनैक्ट, इनैक्ट को समझना बहुत सरल है, किसी एक्ट से ले लीजिए, एक्ट का मतलब ही कोई बिल, कानून, तो उसे लागू करना। वैलिडेट इजी वर्ड है। ऑथेंटिकेट, जब आप किसी डॉक्यूमेंट में साइन कर देते हैं तो वो ऑथेंटिकेट कर देते हैं। अपहोल्ड, जब आप किसी फैसले का समर्थन करते हैं या कोई संस्था किसी फैसले का समर्थन करती है तो वो उसे अपहोल्ड करती है। तो इस तरीके से आज के सेशन का वर्ड नंबर 2 भी ओवर हो जाता है। मैं आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपको इसलिए समझा रहा हूं ताकि कहीं कुछ भी इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो छूट ना जाए, आप सब कुछ जरूर सीख जाएं। चलिए वर्ड नंबर 3 को पढ़ते हैं। वर्ड नंबर 3 को पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज शाम को समवेयर अराउंड 7 PM एसटी नंबर 3 का डिस्कशन कराया जाएगा। उसके पीडीएफ को अभी तो नहीं अपलोड किया गया है, लेकिन आज ही, अभी 11 बज रहा लगभग, तो आज ही 2 बजे के आसपास जो है उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। जिन भी लोगों को टेलीग्राम चैनल का एड्रेस नहीं मालूम है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नाम और लिंक दोनों ही दिया हुआ है। आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस चैनल को ज्वाइन कर लें। अपने आप आपको सारे अपडेट्स वहां मिलते रहेंगे कि कब कौन सा वीडियो आएगा, क्या टॉपिक होगा, उसका क्या टाइमिंग होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें। चलिए पढ़ते हैं आज के सेशन को के वर्ड नंबर 3 को, दैट इज कास्टिगेट। कास्टिगेट एक वर्ब है। कास्टिगेट का मतलब आलोचना करने से होता है। किस कड़े शब्दों में किसी की खिंचाई करना। लिखा तो है टू क्रिटिसाइज समवन और समथिंग इन हार्श वर्ड्स। सख्त शब्दों में निंदा करना, आलोचना करना, डांटना, फटकारना एक तरीके से। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। The entire world is holding China responsible for the outbreak of COVID-19 and castigating it in the hardest possible ways। आपको एग्जाम्पल देख करके समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट में जो एक पैंडेमिक फैली हुई है, कोविड-19 एक महामारी फैली हुई है, पूरी की पूरी दुनिया जो है चाइना को उस बीमारी को फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही है। अब जब बीमारी को फैलाने के लिए किसी देश को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा रहा है तो उसकी भरसक आलोचना भी तो की जाएगी। वही किया जा रहा, कास्टिगेट किया जा रहा हार्शेस्ट पॉसिबल वेज में, सख्त से कड़े शब्दों में निंदा भी की जा रही है। इसी एग्जाम्पल में जो आउटब्रेक वर्ड आया है वो एक नाउन है। जब भी कोई चीज अनियंत्रित होकर के फैलती है, जैसे जंगल की आग, जैसे कि सड़कों पर होने वाले दंगे, जैसे कि ऐसी बीमारी जो बहुत तेजी से बढ़ जाए, तो ऐसी चीजों का आउटब्रेक होता है, बहुत तेजी से बढ़ जाना। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। इफ यू वांट बेटर रिजल्ट्स यू शुड प्रेज योर चिल्ड्रन एंड नॉट कास्टिगेट देम। कोई ये कह रहा है आपको, यदि आप चाहते हैं कि अच्छे परिणाम आए तो इसके लिए आपको अपने बच्चों की सराहना करनी चाहिए, ना कि उनकी आलोचना करनी चाहिए। उनको डांटने फटकारने के बजाय जितना हो सके आप उनकी सराहना करें, उनको मोटिवेट करें, तब जाकर के उनके रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा डांटने फटकारने से रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। कास्टिगेट का मीनिंग आप सबको समझ में आ ही गया होगा। सिनोनिम्स देख लेते हैं। सेंश्योर, सेंश्योर का मतलब भी होता है आलोचना करना। क्रिटिसाइज आप जानते ही हैं। डिनाउंस, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है
किसी के मुंह पर उसको खरी खोटी सुनाना। पब्लिक प्लेस पे जब आप किसी की आलोचना करते हैं, उसकी गलतियों के लिए उसकी सख्त शब्दों में निंदा करते हैं, तो कहा जाता है यू डिनाउंस दैट पर्सन। चास्टिस का मतलब भी डांटना होता है, फटकारना, आलोचना करना। अब एंटोनिम्स पे कौन से वर्ड्स आएंगे? वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब प्रशंसा करना होगा, सराहना करना होगा। इसीलिए कमेंड आ गया। आप जानते हैं कमेंडेबल बोला जाता है, प्रशंसनीय जिसको कहा जा सकता है। विंडिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है। जनरली आप विंडिकेट को इमेजिन नहीं करेंगे कि यहां हो, लेकिन मैंने दिया है जानबूझकर, क्योंकि विंडिकेट का मतलब है किसी के कार्यों को, किसी के फैसलों को जायज ठहराना, सही ठहराना। तो एक प्रकार से प्रशंसा ही तो है। लीगल वर्ड है। अक्सर जज या फिर कोर्ट विंडिकेट करता। जज एक अथॉरिटी है, कोर्ट एक अथॉरिटी है, राजा विंडिकेट करता है, राजा एक अथॉरिटी है। तो किसी के कार्यों को सही ठहराना। लॉर्ड, लॉर्ड मतलब प्रशंसा करना होता। लॉर्ड से इसे लॉडेबल बनता है, लॉडेटरी बनता है। आपने अगर नरेशन पढ़ा हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, तो उसमें बोला जाता है ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज या ही अपलॉडेड, तो वो प्रशंसा करना ही तो है। एक्सटॉल प्रशंसा करना, प्रेज तो इजी वर्ड है। देखिए, जो भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स आपको लगते हो, ये आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। हो सकता है किसी के लिए कास्टिगेट वर्ड ही बहुत स्ट्रॉन्ग ना लगे, मतलब उसे आता हो सकता है किसी को बहुत स्ट्रांग लगे। तो अपनी अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग शब्दों को चूज करें, और जो भी इंपॉर्टेंट्स लगते हैं उन सबको कहीं ना कहीं नोट डाउन करते हुए चले, मेंशन करते हुए चलें। चलिए आज के सेशन के वर्ड नंबर 4 को भी पढ़ते हैं। आज के सेशन का वर्ड नंबर 4 है इवैक्यूएट। इवैक्यूएट का मतलब क्या है, पढ़िए। Evacuate someone means to send them to a place of safety away from a dangerous building, town or area। मतलब किसी को सुरक्षित स्थान पर भेजना, किसी डेंजरस बिल्डिंग, टाउन या फिर एरिया से। किसी ऐसी बिल्डिंग जहां पर खतरा हो, ऐसा स्थान जहां पर खतरा हो, तो वहां से निकाल करके किसी को सुरक्षित स्थान पर भेजना। आपको इतनी ही देर में समझ में आ गया होगा दैट इवैक्यूएट इज अ पॉजिटिव वर्ड। यहां पर किसी को बचाने का प्रयास किया जाएगा, किसी की रक्षा करने की कोशिश की जाएगी। अब इवैक्यूएट को समझेंगे कैसे, बहुत सरल है। लिख लीजिए VAC। क्या लिखेंगे? VAC। ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है खाली। क्या मतलब होता है? खाली। अब इसी से वैकेंट बनता है, इसी से वैकेंसी बनता है, रिक्त स्थान जिसको बोलते हैं। कोई कहे इस जगह को खाली करो, तो वकेट करने के लिए कहा जाएगा। जैसे आप निर्वात बोलते हैं जिसको वैक्यूम कहा जाता है। जैसे गर्मी की छुट्टियां होती हैं तो समर वेकेशंस होती हैं। VAC का मतलब ही होता है खाली अथवा रिक्त। अब इवैक्यूएट में इसका कैसे प्रयोग हुआ? जब कोई किसी बिल्डिंग में फंसा हुआ है जहां पर बहुत खतरा है, तो उसे वहां से खाली करा करके, हटा करके दूसरे स्थान पर भेजा जाएगा। तो एक प्रकार से उस बिल्डिंग को तो खाली कराया जा रहा है ना, क्योंकि वो बिल्डिंग जर्जर है। हो सकता है लोग गिर जाए, लोग उसके नीचे दब के मर जाए। तो इवैक्यूएट किया जा रहा है लोगों को, है ना। इस बात को याद रखें कि किसी भी स्थान विशेष को खाली करना, और उसके लिए अगर इवैक्यूएट आ रहा है तो सेफ्टी पर्पस से ही ऐसा किया जा रहा है, भलाई के लिए ऐसा किया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। Unfortunately, it wasn't possible to evacuate the village completely। दुर्भाग्यवश यह संभव नहीं था कि पूरे के पूरे गांव को खाली करा लिया जाए। Before the rebels attacked। rebels बोलते हैं आक्रमणकारियों को, जो दुश्मन हो, जो विद्रोही हो, बागी हो। रूट वर्ड में मैं अल्फाबेट B में पढ़ा चुका हूं कि BEL का मतलब ही लड़ाई से होता है। तो जो बागी लोग हमला कर रहे थे, उससे पहले, इससे पहले कि बागी हमला करें, असंभव नहीं था कि पूरे के पूरे गांव को खाली करा लिया जाए। सो द कैजुअलिटीज वर हाई। इसी वजह से मृतकों की संख्या जो है काफी ज्यादा बढ़ गई। प्रयास किया गया, बहुत से लोगों को खाली करा के सुरक्षित स्थानों पर भेज भी दिया गया, बट इट वॉजंट पॉसिबल टू इवैक्यूएट द एंटायर विलेज कंप्लीटली। इस वजह से जब आक्रमणकारियों ने हमला किया तो बहुत से लोगों की जानें भी चली गई, है ना। कैजुअलिटीज का मतलब मृतकों की संख्या से हो सकता है। लेट्स रीड आउट एग्जाम्पल नंबर 2।
The army has started rescue operation to evacuate the residents of the flood affected areas to safer locations. Basically ये वास्तविक एग्जाम्पल है। आर्मी ने रेस्क्यू ऑपरेशन स्टार्ट किया, बचाव अभियान शुरू किया, ताकि जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज के लोग थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जो लोग थे, रेजिडेंट्स निवासी, उनको सेफर लोकेशंस पे ले जाया जा सके। हर स्लाइड में मैंने कुछ पिक्चर्स भी रखी हैं, हाँ, आप उनको भी देख करके समझते रहें, वो आपके लिए हैं। जैसे इसी स्लाइड में आप देखिए, एक बड़ा सा ट्रक है, आर्मी के कुछ सोल्जर्स हैं, हाँ, और लोगों को उसी ट्रक पे बिठा रहे हैं। आप जमीन पे पानी भरा हुआ देख रहे हैं, तो क्या है, अगर वो लोगों को बचाएंगे नहीं तो लोग डूब सकते हैं, बह सकते हैं, मर सकते हैं, तो उनकी सुरक्षा ही तो की जा रही है। ऐसे ही पिछली स्लाइड्स में भी तमाम इमेजेस थी, उनमें भी मैंने आपको रेफरेंस देने की कोशिश की है। तो इवैक्यूएट का मतलब बचाना, आजाद करना हो सकता है। सिनोनिम्स, इमांसिपेट, इमांसिपेट बहुत बढ़िया वर्ड है, उत्थान बोलते हैं, आजाद करना बोलते हैं। लिबरेट, लिबर्टी से बना, रेस्क्यू बचाना, ठीक है। इवैक्यूएट के एंटोनिम्स देने पॉसिबल नहीं थे। अब आप प्लीज ये ना समझे क्यों नहीं पॉसिबल थे। देखिए, कभी कभी बहुत ज्यादा एक तरीके से एक्सप्लोर करने से वर्ड की जो खूबी है, जो ब्यूटी है, वो खराब हो सकती है। आप हर बार हर शब्द का एंटोनिम्स मांगेंगे अगर, तो फिर उस शब्द की जो वैल्यू है, कभी कभी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। तो जहां पॉसिबल है जरूर दिया जाएगा। बाकी इवैक्यूएट का एंटोनिम मैं अभी आपको बता रहा हूं, कैप्टिवेट कर लीजिए, कन्फाइन कर लीजिए, लेकिन उन सब का मतलब सर बंद कर देना है। अब क्यों नहीं एंटोनिम है? इवैक्यूएट का मतलब खाली कराना, तो कन्फाइन और इनकार्सरेट या कैप्टिवेट का मतलब बंद करने से तो है, लेकिन फिर भी उचित नहीं है कि आप उन्हें एंटोनिम्स के रूप में देखें। चलिए वर्ड नंबर 5 को भी पढ़ लेते हैं आज के सेशन के। जो लास्ट वर्ड है आज के सेशन का, एरोडाइट। राइट कॉर्नर पे पिक्चर बनी है जिसमें एक बोर्ड है, उस पर मैथ्स के बहुत सारे क्या कहेंगे उनको, इक्वेशंस लिखी हुई हैं, और एक छोटी सी बच्ची जो कि बहुत पढ़ी लिखी नजर आ रही है। हाँ, तो एरोडाइट का मतलब पढ़े लिखे होने से हो सकता है, विद्वान होने से हो सकता है, जिसको अकेडमिक नॉलेज बहुत ज्यादा हो, है ना, जिसने खूब अच्छी पढ़ाई की हो और जुडिशियस हो, जो एक तरीके से लिटरेट हो, एक तरीके से, एक्सक्यूज मी। तो एरुडाइट का मतलब पढ़े लिखे होने से हुआ। हैविंग और शोइंग प्रोफाउंड नॉलेज, प्रोफाउंड मतलब बहुत अधिक, अत्यधिक, बहुत अधिक ज्ञान होना, यही एरुडाइट होने का मतलब है। एग्जाम्पल नंबर 1, विद हिज इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन समझ रहे हैं, जैसे कि कुछ कहीं पर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, तो अपने इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के माध्यम से विलियम शोड हिज पीयर्स, पीयर्स बोलते हैं अपने साथियों को जिसके साथ आप नौकरी कर रहे हो, जिन्हें आप कलीग बोल सकते, फेलो बोल सकते हैं, हाउ एरुडाइट ही ट्रूली वॉज। अपने बेहतरीन प्रेजेंटेशन के माध्यम से विलियम्स ने, एक्सक्यूज मी, ये दिखा दिया अपने सहयोगियों को कि वो कितना ज्यादा योग्य, पढ़ा लिखा, विद्वान था। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस वर आस्क्ड बाय द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के द्वारा तमाम कठिन सवाल पूछे गए, एंड दे वर ऑल फॉलोड बाय द रीजनेबल रिस्पॉन्सेस फ्रॉम द एरुडाइट टीचर्स। और उन सारे सवालों के जो जवाब आए, रीजनेबल रिस्पॉन्सेस थे, तर्कपूर्ण जवाब आए, क्योंकि जो उनके टीचर्स थे, देवर ऑफ एरुडाइट नेचर, है ना, उनके एरुडाइट या पढ़े लिखे अध्यापकों के द्वारा छात्रों के बेहतरीन सवालों के बेहतरीन जवाब आए, क्योंकि टीचर्स पढ़े लिखे थे। एग्जाम्पल नंबर 3 भी देख लीजिए। His erudite observation about my childhood caught me off guard। मतलब उसने जब मेरे बचपन को लेकर बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन किया, बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन किया, जो कि सिर्फ पढ़ा लिखा विद्वान ही कर सकता है, तो इट कॉट मी ऑफ गार्ड, इससे मैं बिल्कुल दंग रह गया, एक तरीके से निहत्था हो गया, जिसको कहा जा सकता है ऑफ गार्ड। सिनोनिम्स देख लीजिए, स्कॉलरली पढ़ा लिखा, स्कॉलर से बना है, लर्नेड लर्न से बना, सीखा हुआ, वेल वर्स्ड में जो वर्स वर्ड है, VERSE, वर्स किसी लाइन को कहा जा सकता है, जैसे जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, जैसे कुरान की जो बुक है, आयत उसमें हो सकता है,
और वर्सेस होती हैं बाइबल में, जो एक एक अच्छी अच्छी लाइन है उसे वर्स कहा जाता है। तो जिसे एक एक लाइन याद हो, जैसे कोई कहे कि मुझे गीता कंठस्थ है, तो जब वो कोई कह रहा है कि मुझे भगवत गीता कंठस्थ है, तो इसका मतलब है कि वो वेल वर्स्ड है, उसे एक एक श्लोक याद है श्रीमद् भगवत गीता का। तो वेल वर्स्ड होने का ये मतलब है। लेटर्ड, पढ़ा लिखा, लेटर से बना हुआ, लेटर ABCD जो आप लिखते हैं ना, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर, याद करिए। लेटर का मतलब ही पढ़ा लिखा होता है। शायद आपको मालूम हो, एक ईडियम है मैन ऑफ लेटर्स। मैन ऑफ लेटर्स जो पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, उसी से लेटर्ड बन जाएगा। एंटोनिम्स में वो जो अयोग्य हो, अनपढ़ हो, काबिल ना हो, बैला हो, तो इलिटरेट हो जाएगा और डम्ब हो जाएगा, जो बेवकूफ है, अयोग्य है और अनपढ़ है। तो ये था आज के सेशन का वर्ड नंबर 5। तो कैसा लगा आप सभी को आज का ये सेशन, मुझे जरूर बताएं। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें, लाइक करें इसे, है ना। जो भी राय हो आप बेफिक्र होकर के, निष्पक्ष होकर के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और शाम को समवेयर अराउंड 7 PM ST नंबर 3, मॉक टेस्ट नंबर 3 का डिस्कशन कराया जाएगा, जिसकी फाइल को मैं फिर से बता दूं कि दोपहर 2 बजे तक अवेलेबल करा दिया जाएगा। देखिए, बीच बीच में बोलने की मेरी हैबिट नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा रहा हूं तो उसी वक्त प्रमोशन की भी बात करूं, इसीलिए जो कुछ भी मुझे कहना होता है मैं शुरुआत में और सेशन के एंड में कह देता हूं। आई जनरली अवॉइड कि बीच में भी मैं ऐसी कोई बातें आपसे शेयर करूं। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। शाम को मिलेंगे 7 बजे विद अनदर सेशन ऑफ ST नंबर 3। थैंक यू सो मच, बाय बाय।